देखो आज फाइनली अपना जो डी ब्लॉक चल रहा है और उस डी ब्लॉक के अंदर लास्ट टॉपिक जो आज बचा हुआ है वो बचा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, इसी तरह जो आज अपन अगला जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में 12th के अंदर दे रखा है वो दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखें जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे 3 तरह से जनरली क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो यह है जो मैंने आपको कई बार बता दिया कि पोटेशियम परमैंगनेट एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल होता है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने पढ़ा था नारंगी रंग का क्रिस्टल है। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो बैंगनी रंग का क्रिस्टल है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा जाता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं बोर्ड को, एक मिनट। और एक बार लाइव वालों से पूछ भी लेते हैं अपन आवाज आ रही है कि जिससे फिर अपन आगे चले। बबीता मैडम आपको आवाज आ रही है ना, एक बार बता दें आप। लाइव वालों को आवाज आ रही है ना, एक बार चैट में लिख दें बेटा जिससे अपन को दिक्कत ना हो। ठीक है ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं KMnO4 की या मैं बात करूं पोटेशियम परमैंगनेट की, तो पहली बात तो देखो परमैंगनेट अपने आप ही फील आ जाती है कि पर्पल कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पहली बात एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आपने तो ये कहा था कि कोई भी कंपाउंड हो उसके रंग का कारण उसकी मेटल आयन होता है। इसके अंदर अगर आप मैंगनीज को देखेंगे तो मैंगनीज पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, और हमने कहा था कि Mn+7 अगर विन्यास है तो वो D0 विन्यास आएगा। और फिर हमने बात की थी कि अगर धातु आयन का विन्यास D0 या D10 है तो वो कलरलेस होता है। लेकिन आपको 2 एक्सेप्शंस बताए थे हमारे किताब के हिसाब से, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिनमें D0 विन्यास होता है फिर भी वो रंग दर्शाते हैं। तो रीज़न क्या बताया था? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट में जो Mn+7 है, पोटेशियम परमैंगनेट में जो मेटल आयन है इसमें D0 विन्यास है फिर भी ये रंग दर्शाता है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के कारण। तो पहला क्वेश्चन पोटेशियम परमैंगनेट पर जो बनता है वो लिखें फर्स्ट एरो लगाकर, बैंगनी रंग का क्रिस्टल, बैंगनी रंग का क्रिस्टल, बैंगनी रंग का क्रिस्टल। समझ में आया? सेकंड पॉइंट लिखेंगे D0 विन्यास होने पर भी, D0 विन्यास होने पर भी, D0 विन्यास होने पर भी आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण, आवेश स्थानांतरण चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण बैंगनी रंग दर्शाता है, बैंगनी रंग दर्शाता है। समझ में आ गया होगा? तो पोटेशियम परमैंगनेट पर पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बनेगा कि इसका रीजन वॉयलेट कलर का क्यों है। इसका रीजन मतलब आपसे पूछेगा ये बैंगनी रंग का क्रिस्टल क्यों है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। ठीक है। दूसरा चीज ये पूछ सकता है, हाईएस्ट सेकंड नंबर का जो इस पर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पोटेशियम परमैंगनेट RPSC 2011 ने पूछा कि इसमें मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो आप इजीली निकाल लेंगे। जैसे मुझे मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैंगनीज पर ऑक्सीकरणांक निकालना है। आप सबको पता है पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है और फर्स्ट ग्रुप पर तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1। हमें पता है लिथियम +1 बनाता है, सोडियम +1 बनाता है, पोटेशियम +1 बनाता है। मैंगनीज पर निकालना है तो इसको X लिख लेंगे। यहाँ एक ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरणांक सामान्यतः -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन पर कितना हुआ? -8, और सबका बीजगणितीय योग कितना हुआ? 0।
तो आपको दिख रहा है यहाँ x बराबर क्या आएगा +7। इसका मतलब इस समय मैंगनीज के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है +7। समझ में आ गया। अब अगर आप इसको इसी ऊपर वाले क्वेश्चन से जोड़ें तो बात वही आएगी। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 25 वाले का कैसे खींचेंगे, पहले आर्गन का नंबर, उसके बाद 4s2 का नंबर, फिर 3d5। समझ में आ गया। Mn+7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 तो किससे जाएंगे 4s से और 5 किससे जाएंगे d5 से। d0 विन्यास हो गया, फिर भी वो रंग दिखाता है, तो रंग का रीजन आप सबको पता है कौन सा स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतर स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट लिखे KMnO4 में मैंगनीज पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर, KMnO4 में मैंगनीज पर +7 ऑक्सीकरण अंक, और ऐसे करके लिख सकते हो जिससे समझ में भी आ जाए। लिख लो जिसे ध्यान रहे। आगे समझ में। अब देखिए दो आयन होते हैं, एक जो पोटेशियम परमैंगनेट से आयन मिलता है वो तो कहलाएगा परमैंगनेट आयन। अगर मान लो पोटेशियम परमैंगनेट में से K+ को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग पोर्शन MnO4- बचा, और MnO4- को बोलते हैं परमैंगनेट आयन। तो दो आयन है, एक का नाम है परमैंगनेट आयन और एक का नाम है मैंगनेट आयन। देखिए परमैंगनेट आयन तो क्या है MnO4-, ये आपका है परमैंगनेट आयन MnO4-, जबकि आपका MnO4-2 आपका MnO4-2 ये है आपका मैग्नेट आयन। और ये आपका है परमैंगनेट आयन। अब देखो बेटा, आप पूछ रहे थे ना कल कि सर इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं। अब आपको दिख रहा है इस मैंगनीज के साथ मुझे 4 ऑक्सीजन जोड़ने, तो मैंने लिखा मैंगनीज, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑक्सीजन। अब MnO4- एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है मेटल के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो मैंगनीज पर आएगा या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पर। इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, और शेष ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएंगी? डबल बॉन्ड बनाएंगी। यहां दिख रहा होगा कि जो मैंगनीज है वो 7 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मैंगनीज 7 सहसंयोजक बंध बनाएगा। समझ में आ गई बात। अगर यहां आप देखें भी तो मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखो कैसे निकलेगा, X 4 ऑक्सीजन पर -8, बीज गणित योग -1, X बराबर क्या आया +7। इसका मतलब मैंगनीज +7 फॉर्म में। और जब मैंने आपसे कहा था कि जो धातु आयन है उनके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो उस समय वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस समय मैंगनीज कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? 7 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2, 4, 6 और 1 7। तो जो आपका MnO4- जिसे आप परमैंगनेट आयन कहते हैं, ये ब्लू कलर का है, नील लोहित। नील लोहित NCERT में नील लोहित है। नील लोहित का मतलब आपको पता है वॉयलेट कलर से है, बैंगनी कलर से है नील लोहित। समझ में आ रहा? परमैंगनेट है, नील लोहित वॉयलेट कलर से है। इसके अंदर मैंगनीज +7 फॉर्म में है। +7 का मतलब D0 विन्यास है। D0 विन्यास होने पर भी ये रंग दिखा रहा है, तो रीजन एक ही होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। आगे समझ में। यहां आपको दिख रहा होगा इसकी जो शेप है वो कैसी है? चतुष्फल की। दिख रहा है ना चतुष्फल? समझते हो ना चतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है? जैसे आप सब ने वो घूमने वाली कुर्सी देखी है, घूमते हैं जिस पर, जिसे बॉस चेयर बोलते हैं। उस चेयर को नीचे ध्यान से देखना, एक डंडा लगा रहता है और उसके साथ 3 पहिए ऐसे जुड़े रहते हैं। ये स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय कहलाती है। तो देखो ये वैसी की वैसी स्ट्रक्चर है। ये डंडा है, इसके साथ एक कुर्सी इधर है, एक डंडा इधर है, एक डंडा इधर है और एक डंडा इधर है।
ये एक्चुअल में आपकी कैसी स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर होती है लेकिन बोर्ड पे 2D की फॉर्म में दिखाई देती है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चतुष्फल की है। अभी अभी आपको कहा है Mn+7 विन्यास है, और Mn+7 में आप सबको पता है D0 विन्यास होता है, और D0 विन्यास होने के कारण ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। आगे समझना। इसके अलावा अगर हम दूसरे आयन की बात करें तो दूसरा आयन है आपका MnO4-2, जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेट आयन। ये जो मैग्नेट आयन है इसका रंग होता है हरा। रंग का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका कि हरा रंग क्यों होगा। हरा रंग इसलिए हुआ होगा कि इसके ऊपर, इस मैग्नेट आयन के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती होगी ये उसमें दृश्य प्रकाश में से लाल रंग को अवशोषित करता होगा, और जिस रंग को अवशोषित करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको क्या होता है? दिखाई देता है। उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसका पूरक रंग हमें दिखाई दे रहा है। आ रहा है समझना? अगर मैं इस MnO4-2 की बात करूं तो इस समय मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। देखो कैसे, मैंगनीज पर निकालना है तो x, 4 ऑक्सीजन पर कितना? -8। बीज गणित योग किसके बराबर होगा? -2। अगर उदासीन कंपाउंड है तब तो 0, और अगर आयन की फॉर्म में है तो x -8 बराबर कितना हुआ? -2। तो यहाँ x बराबर करोगे तो कितना आएगा? +6। इसका मतलब यहाँ मैंगनीज किस फॉर्म में है? +6 फॉर्म में। आई बात समझना? मैंगनीज +6 का मतलब क्या हुआ? अब मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है? आर्गन 3d5 4s2, कितने चले गए? 6, 2 ये, और 4 इसमें से जाएंगे तो ये रह जाएगा, 4 इसमें से जाएंगे तो ये क्या रह जाएगा? 3d1। अरे समझ में आए? इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है वो सब रंग दर्शाते हैं। अपन ने पढ़ा था D1 से D9 तक का जिनमें विन्यास होगा वो सब कैसे होंगे? कलर्ड होंगे। इसमें कलर का कारण चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, लेकिन इसमें कलर का कारण क्या है कि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो बताओ ये प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा? ये अनुचुंबकीय होगा। +6 का मतलब यहां मैंगनीज को 6 कोवलेंट बॉन्ड बनाने, यहां 7 बनाने थे और यहां कितने बनाने हैं? 6। मैंगनीज के साथ कितनी ऑक्सीजन को लगा दो? इसके साथ 4 ऑक्सीजन लगा दो। 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर भी कैसा चार्ज? नेगेटिव, क्योंकि O-2 है। जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैसे बॉन्ड से जुड़े? सिंगल। वो कैसे जुड़े? सिंगल। ये कैसे बॉन्ड से जुड़े? डबल बॉन्ड। और ये कैसे बॉन्ड से जुड़े? डबल बॉन्ड। MnO4-2, 2 और 2 4, 5 और 1 6 बॉन्ड बन गए। अरे आया समझ में? इसकी जो आकृति है वो भी कैसी होती है? चतुष्फल की। आगे समझो। अब आपके संकरण वंकरण इस लेवल पर नहीं है, इनमें D3S संकरण जो होता है इनमें D3S होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो आपसे नहीं पूछेगा। सिंपल बस NCERT में 2 बातें दे रखी है, ये परमैग्नेट आयन है, दूसरा मैग्नेट आयन है। परमैग्नेट आयन वॉयलेट कलर का है, मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का है, दोनों ही चतुष्फलकीय है। यहाँ Mn+7 फॉर्म में है, ये प्रतिचुंबकीय है। यहाँ Mn+6 फॉर्म में है, ये अनुचुंबकीय है। इसमें D0 विन्यास है, इसमें D1 विन्यास है, दोनों ही आपके चतुष्फलकीय है। बता, उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक, ये वाली चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। लाइव वालों को भी समझ में आया होगा। लाइव वालों को समझ में आया तो बेटा अपना थंब दे दो, आप थंब मार दो जिससे लगे हाँ भाई समझ में आया। उतार ले बेटा। वैसे मैं आपको बता दूं, पोटेशियम परमैंगनेट पर अगर सेकंड ग्रेड लेवल पर क्वेश्चन आता है तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला, पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का क्यों है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। हाईएस्ट दूसरा क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, परमैंगनेट आयन में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, मैग्नेट आयन पर ऑक्सीडेशन नंबर +6। समझ में आ गया? तीसरे टाइप का इस पर क्वेश्चन मिलता है तुल्यांकी भार पर। ये तीनों माध्यम में काम करेगा।
चले आगे। अब अगर अपन तुलना करें, हमने एक पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अंतर क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीकारक है और पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या है? ऑक्सीकारक है। फर्क क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल अम्लीय माध्यम में ही ऑक्सीकारक का काम करता है, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यम में किसका काम करेगा? ऑक्सीकारक का काम करता है। समझ में आ गई बात? दोनों में अंतर क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों माध्यम में किसका काम करेगा? ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। सर आपने क्यों कहा ये ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो हमने 3-4 बातें पढ़ी थी ऑक्सीकारक की। मैंने कहा था अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए और आपको लगे कि उसके केंद्रीय परमाणु पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो वो हमेशा ऑक्सीकारक का काम करेगा। हमने पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 फॉर्म में है। क्रोमियम पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6। याद करें क्रोमियम +6 ज़्यादा स्टेबल है या +3? +3 ज़्यादा स्टेबल है। पोटेशियम परमैंगनेट में आपने पढ़ा था कि जो मैंगनीज है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज ही दिखाता है। मैंगनीज +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। याद करो 3D सीरीज में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम नहीं दिखाता और जिंक नहीं दिखाता। याद करो स्कैंडियम +3 दिखाता है, जिंक केवल क्या दिखाता है? +2 दिखाता है। सामान्यतः 3D सीरीज के अंदर पूछा जाए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +7, लेकिन पूरे डी ब्लॉक के अंदर पूछा जाए तो ऑस्मियम और रूथीनियम। आया याद? OS और RUHS अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी RU और एक OS आगे था। अगर हमसे बात की जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट में हमने देखा मैंगनीज +7 फॉर्म में, +7 समझ में आ गया? अभी अभी आपसे कहा अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उसका जो केंद्रीय परमाणु है अगर उस पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। सर ऑक्सीकारक का काम क्यों करेगा? यहाँ Mn+7 फॉर्म में है। Mn+7 फॉर्म में होगा तो क्या होगी स्थिति? Mn अगर +7 फॉर्म में होगा तो आप सबको पता है ये कक्षक खाली पड़े हैं सारे के सारे। Mn+7 फॉर्म में। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है क्योंकि इसके पास खाली कक्षक पड़े हैं। हमने 2 शब्दों को पढ़ा, अपचायक जिसको पचे नहीं वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ऑक्सीकारक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। 2 कैटेगरी अपने दिमाग में रखनी है, एक ऑक्सीकारक है, एक अपचायक है। ऑक्सीकारक, अपचायक कैसे पहचाने? ऑक्सीकारक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपचायक क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऑक्सीकारक की पहचान क्या है? इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी, और अपचायक की पहचान क्या है? अप होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीकारक दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या करेगा? अपचन करेगा। अपचायक पदार्थ दूसरे का अपचन करेगा, खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। समझ में आया? तो अगली हेडिंग डालें, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों माध्यम में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। समझ में आई बात? KMnO4 अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। समझ में आया? याद करने के लिए वापस लिखेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ वापस याद करने के लिए लिखेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ में 3 बातें होंगी। ऑक्सीकारक पदार्थ, पहला पॉइंट, दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचन। तो पहला पॉइंट, ऑक्सीकारक पदार्थ, दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचन। दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचन। इसीलिए लिखा रहा हूं जिससे बार बार लिखाने से याद हो जाए। ऑक्सीकारक पदार्थ, दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचन। समझ में आई बात? अपचन का मतलब
ऑक्सीकरण का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अभी पढ़ा था ना, इसमें खाली कक्षक है, खाली मकान पड़ा है तो किराएदारों को रखेगा, इलेक्ट्रॉनों को कहेगा आने दे, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो सेकंड पॉइंट, ऑक्सीकारक पदार्थ में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। समझ में आई बात? आई। तीसरी बात हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन नंबर याद करें, अप हो, अपचायक में तो अप होता है, और इस ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आएगी? कमी आएगी। ऐसे याद करेंगे, अपचायक में तो अप होता है, अपचायक में तो बढ़ता है, ऑक्सीकारक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कम होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है, एरो लगा लगा के, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया था? केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। चौथा पॉइंट, केंद्रीय परमाणु पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। चौथा पॉइंट, केंद्रीय परमाणु पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये चीजें किसी चीज के अंदर है तो वो ऑक्सीकारक होगा। केंद्रीय परमाणु पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय माध्यम की। ये चीजें क्या है आपको याद ही रखनी पड़ती है कि अम्लीय माध्यम में जो परमैंगनेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो परमैंगनेट आयन है, अम्लीय माध्यम में वो कन्वर्ट होता है Mn+2 में। ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ती है कि अम्लीय माध्यम जब होता है तो परमैंगनेट आयन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? Mn+2 में। ठीक है। अब मैंने आपको अम्लीय माध्यम को, रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया था, कैसे करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस कीजिए, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो कोई अन्य तत्व हैं उनको बैलेंस कीजिए। इधर भी एक मैंगनीज दिखाई दे रहा है और इधर भी एक मैंगनीज, आ गया समझ में? बैलेंस है। अब आप इस ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं? जल के अणुओं से बैलेंस करते हैं। याद आ रहा होगा, ऑक्सीजन को जल के अणुओं से बैलेंस करते हैं। अगर इधर 4 ऑक्सीजन है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 4 जल के अणु जोड़े जाएंगे। अब दिख रहा है यहां ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गए? 8 हाइड्रोजन। इन 8 हाइड्रोजनों को बैलेंस करने के लिए यहां 8H+ लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैसा मीडियम है? अम्लीय माध्यम है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं, उदासीन में कैसे करते हैं, जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा। अभी फर्स्ट, अगर जैसे ज़्यादा जल्दी है तो फर्स्ट ग्रेड की जो 9वीं और 10वीं नंबर की क्लास है ना, वो ऐप पर आप जाके देख लो, उसमें मैंने दिखा रखा है रिएक्शंस को बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, न्यूट्रल मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। समझ में आ गया? मैंगनीज बैलेंस हो चुका, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करेंगे। हमें पता है इधर तो है +2 और इधर देखें तो 8 में से 1 चला गया तो 7, यही तो है। 8H+, यानी H+H+H+ ऐसे 8 है, 1 माइनस का है तो 7 प्लस का रह गया। समझ में आ रहा है ना? तो अरे 8 में से 1 चला गया 7। अब हमने कहा हमें पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक पदार्थ है। सर ने लिखा है ऑक्सीकारक पदार्थ, ऐसे सोचेंगे अपचायक को तो पछता नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो बताओ मैं यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं ताकि दोनों तरफ इधर भी 2 हो जाए और इधर भी 2 हो जाए? तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होना चाहिए। अब देखो ये तो प्लस का 7, प्लस का 8 था, इसमें से 6 चला गया, 8 में से 6 चला गया तो कितना रहा? 2। इधर भी 2 चार्ज रह गया और इधर भी कितना रह गया? 2। तो रिजल्ट क्या आया कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसके अंदर कन्वर्ट होता है? Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अब हमने कल पढ़ा था ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार बराबर ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार बराबर
ऑक्सीकारक का अणुभार, ऑक्सीकारक का अणुभार बटे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे प्रति अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आया? अगर मुझसे कहा जाए पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार क्या होगा, तो मैं बता दूं कि पोटेशियम परमैंगनेट का अणुभार होता है 158। कितना होता है? 158। और आपको दिख रहा है ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 5। तो 158 में कितने का भाग लगेगा? 5 का। आपका आंसर आ जाएगा 31.6। समझ में आया? वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं। अभी अभी मैंने कहा कि पोटेशियम परमैंगनेट तीनों मीडियम में ऑक्सीकारक की तरह काम कर सकता है। वो बात अलग है कि जब ये अम्लीय माध्यम में होता है तो सबसे खतरनाक ऑक्सीकारक होता है। तो अब आप रिएक्शन में पढ़ते भी हो, ऑर्निक के अंदर देखना कभी लिखा होता है ना अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, तो हम रिएक्शन को जाकर एसिड पर जाकर रोकते हैं। जब भी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है तो उस समय वो सबसे खतरनाक ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि इस समय ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है? 5 इलेक्ट्रॉनों को। खतरनाक ऑक्सीकारक वो है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। अब चाहे वो जिसको पचे नहीं, सब निकाल दे, भाई बात समझ में, डायरिया हो जाए जिसको पचे ही नहीं। और ऑक्सीकारक वो है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। समझ में आया होगा? MnO4 माइनस किस में बदला? Mn+2 में। 4 ऑक्सीजन के लिए इधर 4 जल के अणु जोड़े, एक्स्ट्रा 8 H+ जोड़े, 5 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़े? तो ताकि दोनों तरफ चार्ज कितना हो जाए? +2+2। पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार कितना होता है? 31.6। आगे समझ में? बता। अब आपसे क्वेश्चन, मैंने कहा ना इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, वो फिक्स हैं तीनों क्वेश्चन। आरपीएससी की पसंद है, चाहे आरपीएससी दे लो आप, दूसरा कोई भी एग्जाम्पल दे लो, उसकी पसंद है। ये पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेगा तो वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। चले आगे। दूसरा तरीका, अगर हमसे कहा जाए क्षारीय माध्यम है, देखो क्षारीय माध्यम भी 2 तरह का है, एक प्रबल क्षारीय और एक दुर्बल क्षारीय। क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में क्या होता है कि जो आपका परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन बैंगनी रंग का, परमैंगनेट आयन हरे रंग में बदल जाता है मैग्नेट आयन। समझ में आया? क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन किस में बदल जाता है? मैग्नेट आयन में। अभी बताया था ना MnO4- तो परमैंगनेट आयन, और MnO4-2 क्या कहलाता है? मैग्नेट आयन। मैंगनीज बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्या बैलेंस नहीं है? चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ चार्ज है -2, जबकि यहाँ है -1। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दूँ, तो यहाँ भी -2 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया? -2 हो गया। अरे समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षारीय माध्यम में मुझसे कहा जाए क्षारीय माध्यम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट तो हमने कहा तुल्यांकी भार निकालने का तो एक ही तरीका है, इसका अणुभार लीजिए। कितना अणुभार बताया था इसका मैंने अभी 158। बट ये देखिए इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया? 1, तो 1। समझ में आया? पोटेशियम परमैंगनेट जो है अम्लीय माध्यम में, तो उसका तुल्यांकी भार निकल कर आता है 31.6। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय माध्यम में अगर अणुभार देखोगे तो कितना हो जाता है? 158। समझ में आ गया? क्षारीय माध्यम में बैंगनी से हरे रंग का हो जाता है।
ऐसे सोचेंगे क्षारीय माध्यम में बैंगनी हरे में बदला। समझ में आया बेटा? तीसरा माध्यम है उदासीन माध्यम। राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम, वीक बेस। ठीक है, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस पायरोलूसाइट में बदल जाता है, MnO2 में बदल जाता है। अम्लीय माध्यम में तो परमैंगनेट आयन Mn+2 में बदलता है, क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन मैंगनेट आयन में बदलता है, और उदासीन माध्यम जब होता है तो परमैंगनेट आयन किस में बदलता है? MnO2 में बदलता है। आ रहा है समझ में? अब आप तुल्यांकी भार निकालने का एक तरीका और होता है। क्या होता है तरीका? जैसे देख लो, किसी भी ऑक्सीकारक का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो ये तो तय है, जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना है उसको ऊपर तो चेप दो अणुभार, तो ये तो कन्फर्म है, अणुभार तो ऊपर लिखना है बटे। अब ऑक्सीकारक के रेस्पेक्ट में आप दो चीजें लगा सकते हो। पहला तो आपने लगाया कि प्रति अणु के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, या आप ये भी कर सकते थे ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया, या आप किसका भाग लगा सकते थे इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आया। देखो समझो, MnO4 माइनस में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 बताया था, +7 से कितना हो रहा है? +2। कितने का चेंज आया? 5 का। अरे आया नहीं आया, तो हमने 5 का भाग लगा दिया। यहां देखो MnO4 माइनस 2 में बदला। अभी अभी बताया था परमैंगनेट आयन मैग्नेट आयन में बदले। अभी अभी बताया था परमैंगनेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, मैग्नेट का +6, तो +7 से +6 कितने का चेंज आया? 1 का, तो हमने 1 का चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? इसके अंदर देखो उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में आपको पता है इस मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। इस पर कैसे निकाल लोगे? निकालना है तो x, 2 ऑक्सीजन पर -4, बीजगणित योग कितना हुआ? 0, x बराबर कितना हुआ? +4, यानी यहां मैंगनीज +7 से कौन सी फॉर्म में आ गया? +4। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आया? 3 का। तो हम क्या करेंगे, इस समय जो इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे, जो पोटेशियम परमैंगनेट का हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, उसमें 158 में बोलो कितने का भाग लग जाएगा? 3 का। आया समझ में? हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का। आप या तो ये देखें, अब जैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, सारे रूल्स बताने पड़ेंगे, तो यहाँ तो सीधा सा तरीका है, आप ये देख लें ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आया। +7 था, +7 से 4 रह गया, तो कितने का चेंज आया? 3 का। तो 7 - 4 3 का चेंज, तो 3 का भाग लग जाएगा। वहाँ +7 से +6 1 का चेंज आया, +7 से +2 5 का चेंज आया। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार जब आप निकालते हो तो अलग अलग माध्यम में उसका तुल्यांकी भार अलग अलग आता है। उदासीन माध्यम में 1 का भाग लगता है, प्रबल क्षारीय माध्यम में 3 का भाग लगता है, और अम्लीय माध्यम में 5 का भाग लगता है। अलग अलग जगह इसका तुल्यांकी भार अलग अलग होता है। यहाँ करीबन करीबन आप देखोगे 3 पंजे 15, 52 पॉइंट समथिंग आएगा, 52 पॉइंट समथिंग। अरे आएगा नहीं आएगा 52 पॉइंट समथिंग? 3 पंजे 15, 8 उतरा, 3 दूनी 6, तो 52.66। कोई दिक्कत? ठीक है, 2 मिनट के लिए पोटेशियम परमैंगनेट रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या चीज़ थी, क्या हुआ। 3 तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर इस पर तय है पूछना। सबसे पहले हमें समझ में आया कि पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का क्रिस्टल है। परमैंगनेट का मतलब पर्पल कलर है, बैंगनी रंग है। रीजन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा।
दूसरा क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, सोचेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। समझ में आया। तीसरी बात हमने कहा 2 आयन होते हैं, एक परमैंगनेट आयन और एक मैग्नेट आयन। MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट का मतलब पर्पल कलर, मैग्नेट आयन हरे कलर का है। यहाँ मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, परमैंगनेट प्रतिचुंबकीय है, मैग्नेट अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके रंग का कारण चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इसके रंग का कारण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। यहाँ 7 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहाँ 6 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ गया होगा। दोनों की स्थिति, दोनों की आकृति चतुष्फल की है। फिर हमने कहा पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ कैसे है? पहली बात तो दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का अपचन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? Fe+2 को Fe+3 में बदल देता है, Sn+2 को Sn+4 में बदल देता है। समझ में आई बात। सल्फाइड को सल्फर के अंदर बदल देता है, ठीक है। I- को I2 के अंदर बदल देता है। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, खुद का अपचन करे। अभी अभी कहा Mn+7 फॉर्म में है, खुद ही सोचेंगे सारे कमरे खाली पड़े हैं। ऑक्सीकारक वो है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, साथ ही साथ उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं ना कहीं क्या आती है? कमी आती है। सोचेंगे अम्लीय माध्यम में +7 से +2 हुआ था, क्षारीय माध्यम में +7 से +6 हुआ था, उदासीन माध्यम में +7 से +4 हुआ था, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आती है? कमी आती है। कैसे पहचाना? क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु है उस पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, इसीलिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी क्या भार क्या है? तो 158 में 5 का भाग लगाएंगे। पूछे क्षारीय माध्यम में क्या है? तो 158 में 1 का भाग लगाएंगे, क्योंकि परमैंगनेट आयन मैग्नेट आयन में बदलता है। और पूछे उदासीन माध्यम में क्या हुआ? उदासीन माध्यम में परमैंगनेट आयन पायरोलूसाइट में बदलता है, MnO2 में बदलता है, 7 से 4 का चेंज आता है, तो कितने का भाग लगता है? 3 का। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। किसी में 1 का भाग लगाना है, किसी में 3 का, किसी में 5 का, विषम चलेगा 1, 3, 5। उदासीन में 1 का और प्रबल क्षार में 3 का, अम्लीय में 5 का। 135 का फॉर्मूला है, 158 में 1, 158 में 3, 158 में 5। 5 में 31.6, 3 का भाग लगाते हैं तो 52.66 के आसपास आएगा, और 1 में 158 आएगा। समझ गया? तो मेरे हिसाब से आपके अच्छे से ये डी ब्लॉक समझ में आ गया होगा। ये अपना डी ब्लॉक बेटा 2-3 मिनट बाद बेटा एफ ब्लॉक स्टार्ट करूँगा, है ना। और इसके क्वेश्चंस अपन कल लेंगे, है ना। कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा सारे एक बार, कल परसों 2 दिन। अभी थोड़ा सा टाइम है तो एफ ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं आज, जैसे आप वहाँ तक पढ़ के आना। बेटा 2-3 मिनट बाद क्लास वापस लेना। क्वेश्चन के लिए वो PDF नहीं बनी यार आज, अभी क्या है इसकी PDF नहीं बनी, इसकी PDF आप ही बनाऊंगा। थोड़ा सा एफ ब्लॉक स्टार्ट